आईएमडी यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये कहती है कि अगर किसी प्लेन एरिया में टेम्परेचर 40 डिग्री से कम होती है और हिली एरिया में टेम्परेचर 30 डिग्री से कम होती है, तब तक उस एरिया में हीट वेव डिक्लेयर नहीं करी जा सकती है। किसी भी इलाके में हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करनी होती है। सबसे पहला कंडीशन है, अगर किसी एरिया का तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच पहुंच जाती है, तब जाकर हीट वेव डिक्लेयर करी जा सकती है। लेकिन अगर वही टेम्परेचर 40 डिग्री या फिर उससे अधिक होती है तो वहां पर सीवियर हीट वेव की कंडीशन मानी जाती है, यानी कि टेम्परेचर अवकाश से ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी कंडीशन, किसी भी नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से 4 से 6 डिग्री तापमान अगर ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे ये दोस्तों कि सपोज करो कि किसी भी क्षेत्र में मैक्सिमम नॉर्मल टेम्परेचर 42 डिग्री हुआ करता था, लेकिन इस साल टेम्परेचर 4 डिग्री से तापमान बढ़ चुकी है, यानी कि अब वहाँ पर टेम्परेचर 44 डिग्री हो चुकी है, तो उस केस में हीट वेव डिक्लेयर करी जा सकती है। लेकिन अगर वहीं उस क्षेत्र में नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से 6 डिग्री या फिर उससे अधिक तापमान बढ़ जाती है, तो उस केस में एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन मानी जाती है। हीट वेव दोस्तों सबसे ज़्यादा हम लोगों को समर सीजन में ही देखने को मिलता है। नॉर्मली मार्च से लेकर जून के महीने में ही देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा मई का ही वो महीना होता है जहाँ पर मैक्सिमम हीट को हम लोग महसूस करते हैं, खास करके वो लोग जो नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। लेकिन इस बार जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का प्रिडिक्शन होती है, उनका ये अनुमान लगाया जाता है कि इस बार अप्रैल और मई का ही वो महीना होगा जहाँ पर एक्सट्रीम हीट वेव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हर साल तो इतना गर्मी में ही रहते हैं, अगर इस बार 2 से 3 टेम्परेचर बढ़ जाएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी, इसे भी सह लेंगे। लेकिन नासा के साइंटिस्ट के अनुसार 1880 से लेकर अब तक पृथ्वी की एवरेज टेम्परेचर में करीब 1.1 डिग्री का इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर हालात ऐसे ही चलती रहेगी तो आने वाली 2028 तक यही टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक भी पहुँच सकती है, और 2080 तक आते आते 3 से 5 डिग्री तक भी जा सकती है। कुछ लोगों को ये लगता होगा कि 1 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री इससे ही तो टेम्परेचर राइज हुई है, कौन सी इससे ज़्यादा असर पड़ने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एवरेज टेम्परेचर से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये होता है कि गर्मियों में और भी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगा, सर्दियों में और भी ज़्यादा सर्दी देखने को मिलेगा, बरसात में और भी ज़्यादा मूसलाधार बारिश होगा, और ठंडी में और भी ज़्यादा ठंडी होगी। और ये सभी क्लाइमेट चेंजेस आप पिछले कुछ सालों से देखते भी आ रही होगी। कई बार आप ये न्यूज में सुनते होंगे कि इस राज्य में बाढ़ आ चुकी है, और उस राज्य में और कितने लोगों की घर डूब चुकी है और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। कई बार आप ये भी सुनते होंगे कि कई राज्यों में सुखाड़ की वजह से कितने फसल बर्बाद हो चुकी है। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, इन सभी राज्यों में अक्सर पानी का क्राइसिस देखने को मिलता है। आप दुबई का ही देख लीजिए, अभी पिछले कुछ दिनों से कितना मूसलाधार बारिश हो रही है, वहाँ पर बाढ़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो रही है। और आप इसी वर्ष का देख लीजिए ना, अभी सही से मई का भी महीना नहीं आई है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी पहुँच चुकी है। और आईएमडी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये टेम्परेचर 23 राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, और ये सभी इंसिडेंट सिर्फ 0.9 डिग्री के बढ़ने की वजह से पूरे दुनिया भर में क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब थोड़ी दोस्तों इनकी रूट कॉज को भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन किन कारणों की वजह से क्लाइमेट में एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिल रहा है। एक कॉमन रिप्लाई जो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि ऑफ कोर्स आज के दिन जो इतना पोल्यूशन हो रही है, जो इतनी ग्लोबल वार्मिंग में एक्सट्रीम इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, इसी की वजह से तो आज इतनी क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलता है। और ऑफ कोर्स ये बात सही भी है दोस्तों। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस यानी कि IPCC, ये एक ग्लोबल क्लाइमेट एजेंसी है। इनका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 100 कंपनियां ऐसा है जो पूरी दुनिया का 71% ग्लोबल वार्मिंग का रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट के स्टडी के अकॉर्डिंग इंडिया ग्लोबल वार्मिंग की लिस्ट में टॉप 5th पोजीशन पर आती है, जिसमें यह बताया जाता है कि भारत ग्रीन हाउस गैस इमिशन जैसे CO2, मीथेन और नाइट्रोक्स ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इनकी डाटा के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड 1.11 डिग्री रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग का, मीथेन गैस 0.41 डिग्री रिस्पॉन्सिबल है, और नाइट्रोक्स ऑक्साइड 0.08 डिग्री रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। इंडिया ने दिसंबर 2023 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को अपना 3rd नेशनल कम्युनिकेशन और इनिशियल अडेप्टेशन कम्युनिकेशन सबमिट करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि सिर्फ एनर्जी सेक्टर से 71% कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशन की रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है, और 8% गैस इमिशन इंडस्ट्रियल सेक्टर से मानी जाती है। इंडिया की नेट नेशनल इमिशन 2019 में 2.6 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट तक पहुंच जाती है, जो कि 2016 के कंपैरिजन 4.5% और 1994 के कंपैरिजन में 115% बढ़ चुकी है। इस आर्टिकल को पढ़िए, 42 मिलियन पेड़ पर डे काटी जाती है, जो कि ये नंबर 15.3 बिलियन होती है एक साल के अंदर में।
न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लगभग 24 लाख पेड़ काटे जाते हैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के नाम पर, और इस धरती पर 40% पेड़ सिर्फ हम और आप जैसे एक आम इंसान के द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए बर्बाद की जा चुकी है। डिफोरेस्टेशन के मामले में दोस्तों अपना देश भारत दूसरी हाईएस्ट रैंक पर आती है। यूनाइटेड किंगडम की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत पिछले 30 सालों में 6,68,400 हेक्टेयर जंगलों को तबाह कर चुकी है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोगों के द्वारा ये अवेयरनेस फैलाई जाती है कि पेड़ लगाओ और धरती बचाओ। सोशल मीडिया के सहारे भी एक इन्फ्लुएंसर के रूप में कई लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको कि सिर्फ लोगों को पेड़ लगाने के लिए मोटिवेशन से आप धरती को बचा सकते हो? मेरे हिसाब से तो आज के दिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लेट सपोज करो कि आपने दूसरे लोगों से मोटिवेट होकर हजारों पेड़ लगा देते हो। इनका अच्छे से करीब 5 से 6 महीने तक आप ख्याल भी रखते हो, लेकिन जैसे ही ये पेड़ बड़ा हो जाती है उधर से कोई कॉर्पोरेट कंपनी वाले आते हैं, आपको गवर्नमेंट के द्वारा लीगल नोटिस दिखाकर पूरे पेड़ को ही साफ कर देती है, क्योंकि उन कॉर्पोरेट कंपनी वाले को वहाँ पर माइनिंग करने की परमिशन हमारी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। इससे आपको क्या सीखने को मिलता है दोस्तों कि आप चाहे लाखों पेड़ लगा लो और गवर्नमेंट की सिर्फ एक सिग्नेचर कितने जंगलों को साफ कर सकती है, आप इस चीज़ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। छत्तीसगढ़ के हंसदेव की जंगलों को भी इन्हीं कॉर्पोरेट के द्वारा तबाह करी जा चुकी है। अरावली की जंगल भी इन्हीं लोगों के द्वारा काटी जा चुकी है। मुंबई की अरावली कॉलोनी में करीब 3000 पेड़ काटी जा चुकी है, और न जाने दोस्तों आज के दिन कितनी जंगलों को साफ करी जा रही है इन्हीं कॉर्पोरेट माफियाओं के द्वारा। और जैसे कि हम सभी ये जानते हैं कि पेड़ पौधे काटने से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कितना बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे CO2 को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए अगर पेड़ पौधे ही कम हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रो ऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस को प्रीफर कौन करेगा?